नमस्कार मैडम। अनकवरिंग इंडिया के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमको और सबको पता है कि आज कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हालत ख़राब होती जा रही है। तो जो देश का सबसे प्रधान रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसके आप जहाँ पे आप ये पूरा रिसर्च आप हेड कर रहे हैं कोविड को लेके, तो आपका अभी का जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, उसका क्या अनुमान है आपका? नमस्कार शाश्वत जी, थैंक यू फॉर धन्यवाद और आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हम जो दूसरे कोविड की लहर में हम फंसे हुए हैं देश में, सभी लोग इसको बहुत ही इस तरह से देख रहे हैं कि हम कब निकल पाएंगे इस मुसीबत से। और सच में जो हमारी परिस्थिति है अस्पतालों में और मरीजों की, और इतनी सारी जो डेथ हो रही है, इतने सारे लोग हर दिन कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं, उसको देख करके बहुत ही एक डर और सहमा सा माहौल बना हुआ है। और ये कब खत्म हो गया होगा इसके बारे में एक्चुअली सभी के मन में हर दिन यही सवाल आता है कि हम इस परिस्थिति से बाहर कब निकल पाएंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो जब पिछले साल हम इतना अच्छा कर पाए थे और दिसंबर में हमारे केसेस भी बहुत कम हो गए थे, हमें ऐसा लगा था कि हम कोविड के से जीत जाएंगे और हम लोग हमारे लोगों की जान बचा पाएंगे। लेकिन फरवरी से अप्रैल तक के बीच में जो बहुत सारी ऐसे घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और उन्होंने हमें वापस पिछले साल से भी ज़्यादा बुरी परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिया है। और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारी सुविधाएं हैं, वो इतने सारे लोग इन्फेक्टेड लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है। उस परिस्थिति में हम सभी लोगों को बार-बार ऐसा लगता है कि हम आगे कैसे जाएँगे। लेकिन हमें अपना जो मनोबल है वो बना के रखना है, और हमें ये सोच के रखना है कि हम इस परिस्थिति में जो भी सहायता कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए और जो मरीज़ हैं उनके लिए, वो हमें करना है। और साथ में हमें आगे की तरफ देखना है कि हम किस तरह से अपने बिहेवियर से इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक पॉजिटिविटी इस कठिन समय में भी बना के रखनी है। वो एक बहुत ही ज़रूरी काम है। इस परिस्थितियों के बावजूद जब भी हमारे लोग हमारी लैब में भी काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो गए दोबारा इस समय, और कुछ लोगों के परिवार में तो मृत्यु भी हो गई है। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हमने एक भी दिन हमारी लैब को अभी भी बंद नहीं किया। सभी का मनोबल बना के रखा है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो हमारी सेवा है वो हमें करनी है। जो हमारा काम है कि हमें रिसर्च करना है, हमें अभी जो आंसर्स चाहिए हमारे देश को वो हमें देने हैं। तो हम लोग उस पॉजिटिविटी को बना करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में और काफ़ी सारे जगह पे ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है कि म्यूटेशन हो रही है वायरस की, वायरस के और नए नए रूप आ रहे हैं, और जो कि पहले जो वायरस पहले से था उसके साथ ये मिलके एक और ताकतवर किस्म का वायरस बन रहा है, जिससे ये बीमारी और ज़्यादा सक्षम होती जा रही है। तो हमें ये कुछ बताइए कि ये म्यूटेशन क्या होता है, और ये इसका क्या तात्पर्य है, और इससे क्या असर हो रहा है ग्राउंड में पेशेंट्स के ऊपर? तो शास्त्री जी, जो ये कोरोना वायरस है, ये एक नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। तरह के जो भी वायरस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है वो लगातार म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट होते रहते हैं मतलब जब वो एक वायरस से दूसरा वायरस और उसके जो नंबर जब वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो होस्ट के वो बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, और उस प्रोसेस में चूँकि उनके पास प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो उनके रेप्लिकेशन की प्रोसेस में एरर होती है, और वो बार-बार उनके न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता रहता है। ये कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो रूटीनली होते रहते हैं, उनको हम वेरिएंट बोलते हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो होस्ट पैथोजेनिसिटी को, या जो ट्रांसमिसिबिलिटी है,
इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो चेंज कर देते हैं वायरस के। और जब चाइना में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ और इसका जीनोम में जनवरी में अवेलेबल हुआ, उसके बाद से लगातार ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। हमारे देश में भी हमने देखा कि इनिशियली हमारे पास डिफरेंट काइंड के लीनिएज थे जिनको हमने SLV इस तरह के नाम दिए, और बाद में जो एक प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन एस्टैब्लिश हुई थी अपने देश में, उसको हम जी क्लैड कहते हैं। उसमें भी GH GR इस तरह के क्लासिफिकेशंस किए गए। जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट हैं वहाँ पे GH क्लेड, और जो हमारे सदर्न स्टेट हैं उनमें GR क्लेड बहुत हाई नंबर में रिपोर्ट किया गया। बाद में दिसंबर तक हमने कोई भी हमारी कंट्री में वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन या जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको भी हमने नाम दिए हैं वो कोई भी डिटेक्ट नहीं हुए। बट जैसे ही यूके में केसेस बहुत तेजी से बढ़े और उन्होंने क्लेम किया कि ट्रांसमिसिबिलिटी हाई हो गई है, और उसको उन्होंने यूके वेरिएंट का नाम दिया, और उसको BOC के नाम से उसको बताया गया। और हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली सीक्वेंसिंग बढ़ा दी ये चेक करने के लिए हमारी कंट्री में इस तरह के वेरिएंट हैं कि नहीं। और हम बहुत ही जल्दी से जनवरी के मंथ में हमने सीक्वेंस करके रिपोर्ट भी किया कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है यूके का वो हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। उन पेशेंट्स को क्वारंटाइन भी किया गया था। बहुत हद तक कोशिश की गई कि वो वायरस हमारे देश में ना फैले। उसके कुछ समय के बाद दूसरा एक वेरिएंट आया जो साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ, उसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कहते हैं। और उसमें जो म्यूटेशन पाए गए, ऐसा ऐसा क्लेम किया गया इनिशियली कि वो म्यूटेशंस इम्यून एस्केप कर सकते हैं और हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी अफेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जो वैक्सीन है वो स्पाइक जीन के बेस पे बनाई गई है, और ये चेंजेस जो हो रहे हैं स्पाइक जीन में ही हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद फिर ब्राज़ील से P1 करके एक BOC रिपोर्ट हुआ, जिसको अगेन कहा गया कि ये बहुत पैथोजेनिक है और इसकी जो इम्यून एस्केप करने की टेंडेंसी है वो हाई है। तो ये 3 मेन BOC हैं। उसके बाद वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे रिपोर्ट किए गए। उनमें से जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे हमारी कंट्री में, हमने उसमें डिटेक्ट भी किए, बट वो बहुत ही कम नंबर में 10-20 नंबर्स पे डिटेक्ट हुए। बट अब प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब महाराष्ट्र में सडनली केसेस बहुत तेजी से सर्ज हुए। और NIV का एक डेटा वायरस पे अवेलेबल है जिसमें हमने दिखाया कि महाराष्ट्र के 51% केसेस में हमें ये जो एक नया वेरिएंट जो पहले सभी को पता नहीं था, तो उसको डबल वेरिएंट का नाम दिया, डबल म्यूटेंट का नाम दिया, और उसको बाद में पेंगोलिन लिनीज की क्लासिफिकेशन के हिसाब से B1617 वेरिएंट बोलते हैं। जो BUI है ये अभी तक BOC घोषित नहीं किया गया है। उसका बहुत ही तेजी से नंबर बढ़ने लगा, और बहुत सारे लोगों को लगा कि जो महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं वो इसी की वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे और वेरिएंट भी प्रेजेंट थे, जिसमें UK भी था, और इवन जो लास्ट ईयर जो हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स थे इंडिया में, वो भी उनका भी नंबर है। बट हमने देखा कि कुछ स्टेट जैसे पंजाब है, वहाँ पे सडनली UK वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत हाई नंबर में हो गया। और चूंकि केसेस बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो उस समय नहीं होनी चाहिए थी, और हम लगातार जो ट्रैवल करते रहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट में हर तरह के वेरिएंट अवेलेबल हैं, और उनका ट्रांसमिशन भी काफी हद तक देखने को मिल रहा। बट उनमें अभी भी जो साउथ अफ्रीकन ब्राजील कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। ये एक्चुअली जो हमारी कंट्री के लिए एक हमने लास्ट ईयर हमने एक स्टडी स्टार्ट की थी जिससे हमने जनवरी से दिसंबर तक कॉन्टिन्यूसली जो NIV की टीम है, हमारी BSL-4 की टीम और नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर, उन्होंने हमारे 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के सैंपल्स को मंथली सीक्वेंस किया, और उसने देखा कि हमें किसी भी सैंपल में इस तरह का कोई भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिटेक्ट नहीं हुआ। हमें बहुत सारे म्यूटेशन, जैसे कि आज ही के न्यूज़पेपर में N440Y का एक म्यूटेशन है, वो लास्ट ईयर भी डिटेक्ट हुआ था, बट अब वो म्यूटेशंस की जो संख्या वो बढ़ रही क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जब भी हमारे केसेस बढ़ेंगे तो जो उनका पिकअप होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
म्यूटेशन लगातार होते रहेंगे और हमें उसके लिए लगातार उनको स्क्रीन करना है और ये चेक करते रहना है कि वो हमारी वैक्सीन के लिए इफेक्टिव हैं कि नहीं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी की बेस पर यदि वैक्सीन में कोई चेंज लाना होगा तो इमीडिएटली वो डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जो साउथ अफ्रीका वैक्सीन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के अगेंस्ट कुछ वैक्सीन ने काम नहीं किया, तो बहुत सारे लोग उसको ट्विकिंग, जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उसको मॉडिफाई करके अभी नई वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। तो उसी तरह से हमारे देश में भी हमें एक्टिवली इस डायरेक्शन में रिसर्च करते रहना है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एक इंसाकॉग करके बड़ा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है, जिसमें कंट्री के 10 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, जिसमें एनआईवी उनका एक पार्ट है, मिल करके उन्होंने जोन वाइज पूरी कंट्री को डिवाइड किया है और सभी को 5% पॉजिटिव कोविड सैंपल्स को सीक्वेंस करना है, जिससे हमें ऑन टाइम डिटेल्स मिलती रहेंगी। यदि कोई नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस हो जाता है या कोई सडन म्यूटेशन आ जाता है तो एटलीस्ट हम उस बारे में अभी हम अलर्ट हैं, हमारी टीम सभी एक्टिव है और हम वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमारे पास इसका मैडम सॉल्यूशन क्या है? जो हमारे पास जो वैक्सीन है, जो अभी रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा, स्टडी में पढ़ा कि कम से कम 2 म्यूटेंट वेरिएंट्स के खिलाफ कोवैक्सीन जो आपके एनआईवी और बायोटेक से मिलके बना है, जो वो उसके लिए सक्षम है। तो क्या हमारे पास जो अवेलेबल वैक्सीन है कोवैक्सीन, क्या ये उसके लिए सक्षम है? इसके अलावा जो बाकी वैक्सीन है, कोविशील्ड है या स्पुतनिक 5 जिसकी बात की जा रही है कि वो भी लाएंगे, तो फाइजर की वैक्सीन की बात हो रही है, तो ये वैक्सीन्स क्या ये म्यूटेशंस के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है? शाश्वत जी, अभी एक रिसेंटली व्हाइट हाउस में डॉक्टर फाउची ने एक प्रेजेंटेशन किया था और उसमें जितने अभी तक के मेन इंपॉर्टेंट बीओसी हैं उनका डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया। कोई वैक्सीन जो न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी होगी इस तरह के वायरसेस के प्रति या उनकी जो एफिकेसी होगी वो ज़्यादा होगी, कोई कम होगी, बट ये पक्का है कि अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो उस हमारा इस डिजीज़ के लिए जो सीवियरिटी होगी वो रिड्यूस होगी, मोर्टेलिटी रिड्यूस होगी और बहुत सारे लोग अगर वो मास प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक बात कोवैक्सीन की है, चूंकि बाकी जो वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड या फेजर वैक्सीन, वो सभी लोग फॉरेन से डिराइव हुए वैक्सीन है और वो लोग लगातार अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर उनको स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी कोवैक्सीन को अलग अलग वेरिएंट्स के साथ स्टडी करके देखा। हमने यूके वेरिएंट के साथ स्टडी करके देखा और देखा कि जो यूके वेरिएंट और जो हमारा जी क्लैट अर्लियर इस्टेब्लिश क्लैट्स हैं वो सिमिलरली उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका मतलब ये कि यूके वेरिएंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। सिमिलरली जो ब्राज़ील वेरिएंट है उसके अगेंस्ट भी हमने स्टडी करके देखा और हमने देखा कि जो इम्यूनाइज लोगों का सिरा था वो कोविड के रिकवर्ड केसेस से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो जो लोग इवन जो कोविड से इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड है, जिनको नेचुरल इम्यूनिटी है, उनसे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन उनको मिलेगा अगर उन्होंने इम्यूनाइजेशन करवाया हुआ है। सिमिलरली जब ये B1617 का आइसोलेशन हमने किया, हमने वापस कोवैक्सीन के साथ स्टडी किया, तो हमने देखा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन जिन जिन लोगों को इम्यूनाइज किया है उनमें मिल रहा है। सो आई थिंक अभी तक जो वैक्सीन है वो एग्जिस्टिंग सभी वेरिएंट के साथ इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका के साथ भी अच्छा काम कर रही है। सिमिलरली कोविशील्ड के साथ भी इसका एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं जिसमें हम बता पाएंगे कि ये कैसा परफॉर्म करेगी। तो और फ्यूचर में भी जब भी कोई म्यूटेंट या कोई नए वेरिएंट आएंगे तो हम उनका परीक्षण करेंगे। तो मतलब इस वक्त इस समय कम से कम 3 या उससे ज्यादा मिनिमम 3 म्यूटेंट वेरिएंट्स के साथ लड़ने की क्षमता रखती है हमारी कोवैक्सीन जो भारत में बनी है। हाँ, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये होल विरियान के ऊपर बेस्ड है, तो यदि कोई चेंजेस अगर आ जाते हैं अभी करंट जो भी वायरस सर्कुलेट हो रहा है पॉपुलेशन में, क्योंकि इतनी सारी प्रोटीन्स है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, तो डेफिनेटली हमें एक बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा ही। और कभी भी वैक्सीन कम्प्लीटली फेल नहीं हो सकती है,
दूसरी बात है कि हम लगातार उसको स्क्रीनिंग भी करें। हम जैसे ही कोई नया वेरिएंट आ रहा है, जो हमारा NGS प्रोग्राम है, ये हमें हेल्प कर रहा है लगातार स्क्रीनिंग करने में और समझने में कि कौन सा वेरिएंट अब इंट्रोड्यूस हो गया, और इमीडिएटली हम उसको जांच करके पता कर सकते हैं कि अगर ये वैक्सीन को अफेक्ट करेगा कि नहीं अफेक्ट करेगा। तो अभी तक जितने भी VOI हैं या जो VOC है, जिनसे सभी को भय है, उनके प्रति तो वैक्सीन काम कर रही है। तो ये VOI वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड VOC, क्या दोनों में क्या फर्क है VOI और VOC में? जिन जिन देशों में सडनली यदि कोई सर्ज होती है और हमें ऐसा नोटिस में आता है कि वहाँ पे वो सर्ज कुछ खास लोगों में हो रहा है या खास एरिया में है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक म्यूटेशंस वायरस में देखा जा रहा है, तो उसमें वो 3 चीजें चेक करते हैं। पहला तो कि ट्रांसमिसिबिलिटी हाई हो रही कि नहीं हो रही उस पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन की वजह से, दूसरी पैथोजेनिसिटी तो नहीं बढ़ रही है, और तीसरी ये कि ऐसा तो नहीं कि ये इम्यून स्केप कर जाएगा और उसकी वजह से आपकी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो काम नहीं करेगी। इन तीनों के बेस पे ही जो भी तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फिट होता है वो और जो भी नया, जैसे फॉर एग्जांपल जो B1617 है, अभी हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है कि ट्रांसमिसिबिलिटी हाई इसकी वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब तक वो डेटा रेज नहीं होता है तब तक हम उसको वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे ही हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट्स मिलेंगे तो उनका स्टेटस चेंज हो जाता है। जैसे कि यूके में अगर आपको ध्यान होगा, दिसंबर में पहले थोड़े केसेस हुए और फिर सडनली बहुत ही ज्यादा केसेस हो गए और उन्होंने बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ सैंपल सीक्वेंस करके देखा और प्रूव किया कि जो भी मैक्सिमम जो सर्ज था वो यूके वेरिएंट के म्यूटेशन की वजह से था, इसलिए उसको BOC में कन्वर्ट कर दिया। तो सिमिलरली इस तरह के कोई भी न्यू म्यूटेशंस, कुछ उसके स्पेसिफिक साइट्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि उनका क्या रोल है, अगर ऑब्जर्व होते उसको तुरंत अलर्ट में डाल देते हैं और उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में ले लेते हैं। तो आपका अभी क्या अनुमान है कि आगे परिस्थिति क्या हो सकती है? क्या इससे और खराब हो सकती है या इससे सुधर सकती है? और हमारे जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या अभी भी किसी किस्म की भीति है उनके मन में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी वैक्सीन अभी मार्केट में है या जो गवर्नमेंट दे रही है, वो सभी वैक्सीन को बहुत ही अच्छे परीक्षण करके साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ में और उनका कंप्लीट डेटा आज की डेट में सभी को अवेलेबल किया गया है। सभी ने अपनी वैक्सीन का कंप्लीट डेटा पब्लिक डोमाइन में पब्लिकेशन के फॉर्म में अवेलेबल कराया है। तो वैक्सीन को लेने के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए, और स्पेशली जो अभी जो वैक्सीन है खाली इंडिया में नहीं, बहुत सारे और देशों में भी वैक्सीन ली जा रही है। और US में अगर आपने देखा होगा, उन्होंने एक ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इम्यूनाइज किया है। अगर हमें इस पैंडेमिक से छुटकारा पाना है तो हमको जो हमारे 3 मेन चीजें हैं करनी है, पहला तो मास्क लगाना है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग करना है, और तीसरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे लेके आना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं। तो यदि लोगों को इस देश से, अपने परिवार से और हमारे देश की जनता से थोड़ा बहुत भी लगाव है और वो उनके रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए नहीं तो देश के लिए कम से कम इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और इम्यूनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर का जो वैक्सीन है या अभी जो रशिया का स्पुतनिक 5 है, तो कंपैरिजन में हमारा कोवैक्सीन कहाँ खड़ा है? मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इफेक्टिविटी, उसका असर के अगर हम परसेंटेज की बात करें कोविड के साथ लड़ने के लिए, और जितने भी वेरिएंट्स हैं, म्यूटेंट वायरस है, उसको सब कंसिडर करते हुए कितना परसेंट हम बता सकते हैं कि क्षमता है हमारे कोवैक्सीन वैक्सीनेशन में? जो कोवैक्सीन है उसका डेटा रिलीज हुआ लास्ट मंथ, उसमें बताया गया है कि 81% एफिकेसी है इस वैक्सीन की, और सीवियर डिजीज के लिए 100% एफिकेसी है। ये डेटा पब्लिक डोमाइन में जल्दी अवेलेबल हो जाएगा।
बट आई थिंक ये बहुत ही अच्छी एफिकेसी है वैक्सीन की अभी के जो हालात हैं। और अगर हम सभी लोग इम्यूनाइज होते हैं, चाहे कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल हो इस समय या आगे, अगर हम सभी इम्यूनाइज होते हैं तो हम तभी हम इस पैंडमिक का रुख चेंज कर पाएंगे। धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपका रिसर्च और आगे बढ़े और हमें नए नए और इस महामारी से लड़ने के लिए नए नए हमको और तरीके सुलझाए जाएं और इसके उत्तर मिले इस बड़े सवाल के कि इस बीमारी से कैसे जूझा जाए। अभी जो आपने जवाब दिए हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इसको सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम तहे दिल से आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आपका।